अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे जो सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करते हैं कनाडा से, अनीस फारूकी साहब से, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है कहाँ तक वो देख रहे हैं कि है फ्रीडम या नहीं है। और बहुत दफा हमने देखा जैसे मतीउल्लाह जान साहब का केस हुआ था और कई और इस तरह से जो हमारे जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनको उठाया भी जाता है, उनकी एक तरह की ट्यूनिंग भी की जाती है। तो इस सब चीजों को वो कैसे देख रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो 5वां सूबा अनाउंस किया है गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये कहाँ तक ठीक है, लीगल है, हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पे बात करेंगे। क्योंकि एक दफा यही चीज जरदारी साहब ने भी अनाउंस की थी 2009 या 10 में, और उसके बाद अब इमरान खान साहब ने किए, लेकिन अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो उनसे इतनी कुछ नजर नहीं आ रही। वो कह रही है कि इन्होंने बात किए बगैर अनाउंस किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन जर्नलिस्ट और रिपब्लिक के जो ओनर हैं अर्नब गोस्वामी जी की, कि उनके लिए जो है वो आपने देखा होगा कि न्यूज आजकल चल रही है, उनको अरेस्ट किया गया है। कोई 2018 का केस था पुराना, और उसमें ये कहा गया कि 2-3 चैनल्स से जिन्होंने सेट बनवाया था उस आर्किटेक्ट से, और उसके बाद पेमेंट नहीं की गई, और उसकी वजह से जो है उसने सुसाइड किया है। लेकिन बात सारी ये है कि फिर 2018 में क्या हो रहा था, और उस वक्त की जब केस खत्म हो गया था और ये सारी चीजें सेटल डाउन हो गई थी, तो अब 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद दोबारा ये चीज क्यों उठाई गई है। तो हम चलते हैं अनीस फारूकी साहब की तरफ और पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने थैंक ज्वाइन यू। किया। थैंक यू, थैंक यू माय सो प्लेजर। मच। सर सबसे पहले हम उसी पे चलेंगे, बात हम इन्हीं की करते हैं, अर्नब साहब की। क्या समझते हैं आपके ये जो केस बनाया गया है, इस तरह से होते ही केसेस, क्या जर्नलिस्ट वगैरह को इस तरह से हैरेस किया जाता है, इस तरह से अरेस्ट किया जाता है? नहीं, देखें, हम इस तरह से समझें कि जर्नलिस्ट को जब भी हरास करने की कोशिश की जाती है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, या वो जब आपकी सरकार की बात नहीं कर रहे होते या आपकी सरकार पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, और तब उन पे वो मुकदमे बनते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी स्टाइल की जो वो मुकदमेबाजी है कि फ़ाइलें बना के सबकी रखी हुई होती हैं और फाइलें जो है मौका आने पे खोली जाती हैं। जब 2018 में ये वाक़या होता है उस वक्त तो ये याद नहीं आया था वहाँ उस वक्त की सरकार को। लेकिन जब अर्नब और अर्नब के चैनल रिपब्लिक और रिपब्लिक के एनालिस्ट ने जो है वो हकीकत खोल के बताना शुरू कर दी, सरकार की पोल खोल दी, तो फिर सरकार को गुस्सा आ गया। सरकार तो सरकार होती है ना, सरकार को गुस्सा आ गया तो सरकार ने कहा कि ठीक है, इनकी फ़ाइल खोलो जी। इनकी फ़ाइल खोल के पुराना एक किस्सा निकाला गया। मैं समझता हूँ कि मैं इसमें दो पॉइंट आपको बताऊंगा। एक तो ये कि जो सरकार ने मुकदमा कायम करके उनको अरेस्ट करने का जो तरीक़ेकार अपनाया वो गलत था। आप किसी के घर में घुसकर बदमाशी दिखाकर और वही स्ट्रीट वाली गुंडागर्दी दिखा के और इस तरह से करके करेंगे तो वो मतलब मुनासिब बात नहीं होगी। आपके पास कानून मौजूद है, आपके पास तरीक़ेकार मौजूद हैं, आप उनको बुला सकते हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, वो अपना वकील लेके वहाँ जा सकते थे और उसके बाद उस मामले को निपटाया जा सकता था। लेकिन जो ड्रामेबाजी रचाई गई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचाई गई कि और कोई जर्नलिस्ट अगर सोच रहा है हमारे बारे में कहने के लिए, या ये रिपब्लिक के जो और भी लोग हैं जो एडिटोरियल बोर्ड में होंगे, या उनको भी एक सबक सिखाया जाए। लेकिन साथ साथ में इसमें एक और पहलू की तरफ भी थोड़ी सी निशानदेही करूंगा, बीइंग ए पाकिस्तानी। वो ये कि मैं कहता हूँ कि अर्नब के साथ तो बहुत अच्छा सलूक हुआ, और कि उसके खिलाफ एक बाकायदा मुकदमा लिखा गया और FIR काटी गई। पुलिस आई, पुलिस ने कैमरों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया, उनको अदालत जेल लेकर गए। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो दिन के दहाड़े और रात के अंधेरे में सड़क पे चलते हुए काले रंग का डाला आता है और वो जर्नलिस्ट को उठा के ले जाता है। खुद ही मुंसिफ है, खुद ही वकील हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही एग्जीक्यूशनर हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का एक पहलू आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है आरजू, वो क्या होता है? वो होता है मीडिया, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार आज़ादी राय। आप लिख सकें, बोल सकें, बोल के लब आज़ाद है तेरे। और पाकिस्तान में जब जर्नलिस्ट से सरकार, जो भी हमारी सरकार है, वो नाखुश होती है
तो ना तो कोई मुकदमा बनता है, ना कोई एफआईआर करती है, ना कोई पुलिस का एसएचओ घर आता है, ना वो उनको हथकड़ी लगाता है, ना पकड़ के ले जाता है। तो ये एक अलमिया एक ब्लैक एंड वाइट कंपैरिजन अगर आप देखें। लेकिन जो अर्नब के साथ हुआ है, ये मैं ये समझता हूँ कि उस इंतहा पसंद एक्सट्रीम सोच का एक रिफ्लेक्शन है, जो कि इस वक्त वहाँ की सरकार, शिवसेना की सरकार जो है वो अभी तक जिस तरह हम कहते हैं ना, इमरान खान अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे, मेरे ख्याल में अभी तक वो उसी की गली मोहल्ले की गुंडे गर्दी से जो है वो बाज नहीं आ रहे। और इसका उनको जवाब देना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंडिया का है। आई मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड आई मे हैव डिफरेंस ऑफ स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म दैट अर्नब डज, ठीक है, मेरा और उनका थोड़ा मुख्तलिफ तरीक़ेकार और अंदाज है, लेकिन है तो फ्रीडम के लिए ही काम कर रहे हैं सब, और वो सवाल उठा रहे हैं तो आप सवाल के जवाब दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये जब इंसान के पास जवाब ख़त्म हो जाते हैं, तब वो इस तरह के ओछे हथकंडों पे उतर के आते हैं। और ये इसको ज़ाहिर है वहाँ पे कोर्ट का निज़ाम है, इतनी अंधी तो नहीं मची हुई इंडिया में कि आप इस तरह से उनको प्रेशराइज करते हैं, तंग करना है, और एक तरह का जिसे कहते हैं कि एक सबक सिखाने वाली बात होती है कि हम आपको सबक सिखाएंगे, तो ये उनको सबक सिखाया गया है और कुछ भी नहीं। इसके साथ एक चीज और है अनीस फारूकी साहब, वो ये कि पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो जैसे अर्नब साहब का 2 साल पुराना केस निकाला गया, तो इसी तरह से पाकिस्तान में मीर शकील रहमान को जो इतने दिनों से उन्होंने बंद कर रखा है, वो 35 साल पुराना केस बताया जा रहा है। तो ये क्या पाकिस्तान में जो है क्या हो रहा है? और इमरान खान साहब तो बहुत मीडिया का नारा लगाते हुए आए थे, और अब वो मीडिया को कुछ बात ही नहीं करने देते। मीडिया में सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जो उनकी वाह वाह करें। असल में जो पाकिस्तानी मीडिया के साथ सलूक हो रहा है वो तो किसी मार्शल लॉ में भी नहीं होता था। मार्शल लॉ में भी एक तरह की एडवाइजरी जारी की जाती थी कि देखें ये जो हैं वो बुलेट पॉइंट्स हैं, इन पे जो है बात नहीं करनी है, इस पे जो है आपने तनकीद नहीं करनी है, और दैट्स इट। यहाँ पे तो बाकायदा आपने पोस्टिंग कर दी है कर्नलों की और कैप्टनों की और मेजरों की, और वो बैठ के एडिटोरियल बोर्ड में बाकायदा टिकर्स को हैंडल करते हैं, वो बाकायदा न्यूज़ एडिटोरियल का काम कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ द वर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम फॉर मीडिया इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की। कभी किसी बदतरीन मार्शल लॉ में भी ऐसी जमहूरियत का निज़ाम हमने नहीं देखा था। ये लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसको दुनिया में उठा नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं वो मजबूर हैं बहुत ज़्यादा, उनके सारे इंटरेस्ट, उनके मफादात, उनके फैमिलीज़, उनके बिजनेसेस, उनका जिसे कहते हैं रोटी रोज़ी वहाँ बंधी हुई है, तो वो उन्होंने गिव इन कर दिया है, दे हैव गिव अप कि जी हम अब तो इससे क्या जंग लड़ें, शायद ही कोई ऐसा इनकलाब आए तो हमारी बारी आएगी। लेकिन जो अच्छे अभी भी जिन्हें कहते हैं ना कि ये हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको लिखना ही लिखना होता है, बोलना ही बोलना होता है, तो वो किसी न किसी अंदाज में बोल रहे हैं। हम अगर ऑस्ट्रिच की तरह अपनी रेत में मुंह दे के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझिए कि दुनिया को नहीं नज़र आ रहा, दुनिया देख रही है। और ये मतलब उसको हम अगर कंपेयर करें अर्नब से, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको नज़र आता है कि अर्नब का एक बाकायदा लीगल वे में केस किया गया, गलत किया गया वो अलग बात है, लेकिन लीगल तरीके से किया गया, लीगल तरीके से उनको उठाया गया। हमारा सारा काम इलीगल होता है, और जितना गैर कानूनी काम है वो सब नामालूम अफराद करते हैं, और हम सबको मालूम है कि नामालूम अफराद कौन है। आज भी हमारे एक मीडिया कोलीग हैं सबूक सैयद, उन्होंने किसी जर्नलिस्ट का लगाया है कि वो पता नहीं कौन सी जगह उन्होंने लिखी है, स्वाद खागान कुछ, मुझे जी जी एग्जैक्टली जगह याद नहीं आ रही। तो वो 2 साल पहले अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे, आज तक वापस नहीं आए। जी जी तो जी जी। यहाँ पे तो ये एक बहुत आम सी बात है कि जर्नलिस्ट जो है वो गायब हो जाते हैं, अभी जर्नलिस्ट को कोयटा के भी छुपा एक लिया जर्नलिस्ट, जाता आपको है। मालूम है कि वो जी सरकार, वहाँ की सरकार को पसंद नहीं आई उनकी तनकीद, तो उन्होंने उनको गायब करा दिया। हमारे तो गायब ही हो जाता है ना डायरेक्ट, मतलब एफआईआर का तो कोई बीच में कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जो कानून बना था, जो आइन है, जो हमारे यहाँ हाँ। एक बालादस्ती थी जिसे कहते हैं कानून की, वो तो नहीं रही है। तो सर क्या पहले भी जर्नलिज्म इसी तरह होती थी, इसी तरह से जो था वो इनटॉलरेंस थी, इसी तरह से एक दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं होता था और लोग गायब हुआ करते थे? कि शुरू से हमेशा से पाकिस्तान में यही होता है या अब होने लगा? कोशिश की जाती रही है कि मीडिया को जो है वो मीडिया गैगिंग की जाए, उसको बंद किया जाए, उसकी जबाबंदी की जाए। हर दौर में हुआ है। मुझे याद है भुट्टो साहब ने भी काफ़ी हद तक सारे अखबारात पे पाबंदी लगा दी थी, तो वो फिर बाकायदा खाली अखबारात ने खाली खाली स्पेस छापना शुरू कर दी थी कि यहाँ हम छाप नहीं रहे हैं क्योंकि हम पे पाबंदी है। मुझे याद है एक दफ़ा भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक
काफ़ी उम्र के एक सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा सब कुछ कर लिया है तुमने, बीबीसी का क्या करोगे। मतलब इतनी जुर्रत थी कि वो सवाल कर सकते थे, मतलब अभी उस वक्त हम में इंसानियत बाकी थी। तो ये तो सब कुछ हुआ है। मुशर्रफ दौर में जियो पे पाबंदी लगाई गई है पूरी दुनिया में। आप देखें, मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, याद रखिएगा। जनरल था, हाजिर सर्विस था, आर्मी चीफ था, और उसने जब जियो पे पाबंदी लगाई, आप यकीन करें कि पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। हमने यहाँ न्यूयॉर्क, टोरंटो, लंदन, हर जगह एहतजाज किया और उनको वो खोलना पड़ा। यानी कि वो भी बदतरीन नहीं था, उनको भी थोड़ी सी जो थी एक तमीज़ थी कि दुनिया देख रही है। लेकिन ये जो जिस देखें, जब आपका हाकिम ही निरा जाहिल हो, ठीक है, जिसको पता ही ना हो कि ये सरकार कैसे चलती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये फिक्र हो कि मुझे बचाने वाले अब्बू मौजूद हैं और जब भी कोई बात होगी मैं उनके पास जब रोता हुआ जाऊंगा वो मेरा मामला फिक्स कर देंगे। बाकी ही डज नॉट इवन नो हाउ द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर रन। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान के साथ कि हमें एक ऐसा नाअहल हुक्मरान मिला है, एक सेलिब्रिटी नाअहल हुक्मरान मिला है कि जिसकी वजह से आज हम सब रो रहे हैं कि कहीं भी कोई भी नॉर्म्स नहीं है, कहीं भी कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून आइन की बालादस्ती नहीं है। और इसी जब आप देखें, आप अगर यू कैन नॉट पुट योर फुट डाउन, देन द इवन द आर्मी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो कहेगी ठीक है हमारी बादशाहत है, हम तो जो दिल चाहे करें। अगर आप अपना फुट डाउन करना जानते हो, अगर आप अपना हुक्म सिक्का चलाना जानते हो, तो किसकी मजाल है कि वो आपके सामने खड़े होकर, क्योंकि उनको भी ये चीज़ नज़र आती है कि देखें हम कोई काम बालाए आइन नहीं कर सकते, मावराए आइन नहीं कर सकते, मावराए कानून नहीं कर सकते, और हमें आर्टिकल 6 की जो है तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है। हम जनरल ज़हीरुल इस्लाम नहीं है कि हम जाएंगे और नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा तलब करेंगे। कल को हम फांसी के तख्ते तक भी जा सकते हैं और रिटायरमेंट भी होना है एक दिन। रिटायरमेंट होने के बाद आप एक आम शहरी होते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें ये हमें एक नाअहल हुक्मरान की वजह से भुगतनी पड़ रही हैं। अल्लाह करे ये दौर जल्द ख़त्म हो। जो भी आएगा वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ जाएगा, लेकिन ये होगा कम से कम कुछ ऐसे मैच्योर पॉलिटिशियन आने चाहिए जो कि समझते हों कि कहाँ पे आपने अपनी हाकमियत का जो है वो उस पर अमलदारी करानी है। बिल्कुल, मुझे एक बल्कि आपकी बात से याद आया, कोई मुझे बता रहा था कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में वो हॉलीवुड की फ़िल्में लगा करती थी ना, कराची में और सब जगह। तो कोई पोस्टर लगा हुआ था सोफिया लोरेन का शायद। तो जी वहाँ उन्होंने, क्योंकि आपको पता है ज़िया-उल-हक का जिस तरह का माहौल होता था, तो जो पेंटर थे उसको कहा गया कि इसको शलवार बना दो, सोफिया लोरेन को। जी तो किसी ने कहा कि पोस्टर में तो आपने कर दिया है, लेकिन फिल्म में आप किस तरह से पहनाएंगे सोफिया लोरेन को शलवार। तो वो एक अजीब, मतलब मैंने वो पढ़ा और मुझे किसी ने बताया भी था, तो मुझे बहुत हंसी आई कि ये किस तरह का जो लोग उस टाइम पे मतलब काम कर रहे होंगे और फील्ड में होंगे, जर्नलिस्ट हुए कोई भी हुए, तो ये इस तरह का जो एक वो सो कॉल्ड जैसे कहते हैं ना डरावना किस्म का एक माहौल लगता है कि कोई भी बाहर निकलेगा तो कहेंगे निकाहनामा दिखाओ। और जी ये ज़िया-उल-हक ने कोई 11 साल जो है वो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया बिल्कुल बिल्कुल। इसमें। और ये देखें ना, अब ये वो 11 साल आपको आज तक याद हैं। अब जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप यकीन करें ये उस दौर से भी बदतरीन है। क्योंकि अब लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। अब लोग एक दूसरे पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा के खुद ही जज और खुद ही एग्जीक्यूशनर बन रहे हैं, और फिर उसको अलमिया ये कि उसको हीरो बना दिया जाता है, अलमिया ये कि उसको लोग चूमते हैं, अलमिया ये कि उसको थाने में बिठा के चाय से तवाज़ो की जाती है। तो ये एक हम ऐसे लॉलेसनेस की तरफ जा रहे हैं कि मिडिएवल टाइम्स पे भी शायद इस तरह की लॉलेसनेस नहीं थी। अच्छा, एक चीज मैंने देखी कि अभी जो रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि वो ट्विटर पे भी वीडियो शेयर हुई है किसी बैंक के गार्ड की, जिसने मैनेजर को मारा है और फिर वो नारे लगा रहे हैं और सब बड़े उसको वाह कर रहे हैं। उसके बारे में ये भी पता चला कि इनके आपस में कोई पर्सनल कोई थी, दुश्मनी थी या कोई लड़ाई झगड़ा था जिसपे उसने मार दिया, और अपनी जान बचाने के लिए उसने कह दिया कि जी ब्लास्फेमी लॉ कि उनको यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है उसका, यानी। तो ये चीज जो है ये बड़ी खतरनाक शुरू हुई है बिल्कुल यहाँ है, पे। बिल्कुल है। देखें आप, मैं आपको बताऊं कि एक अभी कुछ दिन पहले तक तो हम ये करते थे कि जब हमें आपस में एक गली मोहल्ले की लड़ाई होती थी, किसी मसीह से, किसी ईसाई से, किसी हिंदू से, तो हम फौरन जो है वो मौलाना साहब के पास मस्जिद के जाते थे और कहते थे कि मैंने देखा है कि इसने कुरान की तौहीन की है या रसूल की तौहीन की है, और वो एक अजाब बन जाता था उस शख्स के लिए। आपके आसिया बीबी की मिसाल आपके सामने है, हम्म। जो कि एक कम पढ़ी लिखी खातून है, जिनको कुछ सियासत का पता नहीं है। वो अपनी रोजी रोजी रोटी कमाती थी, पानी भरने जाती थी, पानी लेकर आती थी,
और उन किसी बात पे आपस में लड़ाई हुई और उसके बाद जो है उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया, वो इतना बड़ा दुनिया में इशू बना, पाकिस्तान पे एक जिसे कहते हैं बदनुमा दाग लगा। तो ये तो अब तक तो ये होता रहा था कि हम इस कार्ड को तौहीन कुरान, तौहीन इस्लाम, रिसालत को इस्तेमाल करते रहे थे गैर मुस्लिमों के लिए। लेकिन अब ये कार्ड इतना आसान हो गया है। सलमान तासीर के वाक़े के बाद आपको याद होगा कि एक गार्ड ने ही उनको शहीद किया था। और उसके बाद ये गार्ड्स की अब ये सिचुएशन हो गई है कि वो उनको अगर अपना मैनेजर पसंद नहीं आ रहा है या मैनेजर ने कोई और आपस के कोई उनके इख्तलाफात हैं, वो उस कार्ड को यूज़ करेंगे। और हमारी कौम इतनी जाहिल है कि उसको जुलूस की सूरत में ले जाके चूमेगी, चाटेगी और उसको जो है वो एक हीरो बना के इस्लाम का पेश करेगी। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये एक ऐसा नारा बन जाएगा। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि जो उसने बहाना बनाया कि फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ता था और फ़र्ज़ पढ़ता था, सुन्नतों पे वो नहीं पढ़ता था। ज़ाहिर है हमारे एक स्कूल ऑफ थॉट है, सऊदी और वहाबी स्कूल ऑफ थॉट है जो ये बात मानता है। जिस तरह से कि आपका सऊदी अरब में जाते हैं तो वहाँ पे वो फ़र्ज़ पढ़ के अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं और बाकी जो है वो समझते हैं कि वक्त होगा तो पढ़ लेंगे। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया और उसकी सज़ा मौत हो जाएगी और वो अपने हाथ में हम कानून ले लेंगे। तो ये और फिर ये कि जो सुन्नत की इतनी, जो सुन्नतों पे उसने कत्ल किया ना कि मैं सुन्नत की वजह से कत्ल कर रहा हूँ, तो वो सीरत नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सुन्नत है उनकी, जो एक किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, वो उस वक्त कहाँ चली जाती है। वो जो बुढ़िया कचरा फेंकती थी उसकी तबीयत पूछने वाले मेरे रसूल जब जाते थे उनसे पूछने, तो वो सुन्नत कहाँ, वो हदीस, वो रिवायत कहाँ चली जाती हैं। तो हम जहालत के उस मीडिएवल दौर में आ गए हैं कि एक तो हुकूमत के अपने अंदर कोई कानून की और आइन की अमलदारी नहीं है, फिर अवाम भी अब बेलगाम हो चुके हैं। तो दिस इज़ गेटिंग अ वेरी डेंजरस एंड सीरियस सिचुएशन इन पाकिस्तान, जो कि पक रही है और पनप रही है और ये एकदम फटेगी। और आप देख रही हैं कि अब ये धीरे धीरे कभी कहीं पे कभी कहीं पे वाक़यात होना शुरू हो गए। दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए बोलें कि जी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल बेलगाम हो गई है, अब मार्शल लॉ की ज़रूरत है। नहीं, आपके पास कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। सबसे पहले तो इस गार्ड को सजाए मौत दे के फांसी पे, अतीक और वो जो थे मौलाना साहब अतीक, जिन्होंने कत्ल किया था सलमान तासीर साहब का, वो पहले उसकी तरह इसको भी फांसी पे लटका के मार दो और उसके बाद फिर बोलो उसका कि तो मजार बना दिया सर, उसको तो और ज्यादा इन्होंने हीरो बना दिया। जी जी। लेकिन ये मरने के बाद भी जो नहीं बख्शते हैं ना, ये हम लोग तो वो लोग हैं जो कि लाशों पे सियासत करते हैं ना। तो बड़े अफसोस की बात है। अब आप ये सोचें कि एक ऐसी कौम जिसमें तालीम पे तो बजट खर्च नहीं होता और आप फैंसी ट्रेन्स और रेलवे बनाते हैं, फिर उसका मिसयूज़ करते हैं, बीआरटी बनाते हैं, ऑरेंज बनाते हैं, लेकिन एजुकेशन और माइंडसेट पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। जो कौमें माइंडसेट पे ध्यान नहीं देती, फिर उनके साथ इस तरह के वाक़यात गाहे बगाहे और बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मशाल खान जो पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और वो सब पढ़े लिखे लड़के थे, ऐसा नहीं था कि कोई मदरसा छाप आ रहे थे, सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और किस तरह से, किस बेदर्दी से उसको मारा ना, कि मतलब अभी भी सोचते हैं तो एक जैसे इंसान कांप जाता है कि जो आरज़ू, लोगों ने आप मुझे किया। कोई एक वाक़या बता देना दुनिया के किसी और इस्लामी मुल्क में। कोई एक वाक़या बता दें दुनिया के किसी और, इतने सारे इस्लामी मुल्क हैं, सिर्फ़ पाकिस्तानी ठेकेदार नहीं है। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं और इतने सारे 50 के करीब ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे इस्लाम है। कहाँ एक वाक़या बता दें कि किसी एक आदमी ने अपने हाथ में कानून लेके तौहीन रिसालत के उस पे जो है वो मारा हो। अभी हम देखते हैं कि जो फ्रांस पे जो वाक़यात हो रहे हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट सोच, फैनेटिक सोच को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये गैर यूरोप में और इस तरह के अमेरिका में और कनाडा में वाक़यात होते हैं। लेकिन इस्लाम वो अपने ही शहरियों को, अपने मुसलमान भाइयों को आज तक किसी ने नहीं मारा होगा, या किसी ईसाई हिंदू को भी नहीं मारा होगा, जिस तरह से पाकिस्तान में ये एक रिवायत चल पड़ी है। तो दिस इज़ गेटिंग अप टू अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। हम अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जो है वो बिल्कुल तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं। इसमें रियासत को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, रियासत को आगे आना पड़ेगा, लोगों के साथ बात, गुफ्तगू, डायलॉग करनी होगी और उनको बताना होगा कि आप गलत कर रहे हो। अगर आप करोगे आपको सजा मिलेगी। बिल्कुल, और अभी तक हमने देखा नहीं कि किसी को सजा दी गई हो। इसी तरह से सर हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिन पहले जो है वो अनाउंस कर दिया कि जी हम इसको 5वां सूबा बनाने जा रहे हैं, 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अनाउंस किया है, जिसके ऊपर अपोजिशन पार्टीज मैं देख रही थी, एहसन इकबाल साहब वगैरह कह रहे थे कि किसी से पूछा नहीं गया, किसी से मशवरा नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, खुद ही उठे और अनाउंस कर दिया। और जैसे मैं पहले भी शोज में कह चुकी हूँ कि पहले एक दफा जरदारी साहब ने भी इस तरह की बात की थी
तो आपको क्या लग रहा है कि रिएक्शन है ये इमरान खान साहब का इंडिया को, जो उन्होंने कश्मीर से 370 हटाया है, या फिर ये कि क्योंकि यहाँ पे मुसलसल रैलीज हो रही हैं इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ, अपोजिशन बोल रही है, सब इकट्ठी हो गई है, तो वो सोच रहे हैं मैं कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि ये सारा मलबा कश्मीर वाला जो कुछ हुआ है वो अपोजिशन कहती है कि ये इनकी नालायकी की वजह से, इनकी इमरान खान के काम ना करने की वजह से हुआ है। नहीं देखिए, दो तीन चीज़ें उसमें। एक तो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनके, वो बड़े वाजे हैं। हीरो बनने के चक्कर में वो एक काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही ना, वो बिल्कुल 100% सही है कि ये आर्टिकल 370 का एक जिसे कहना चाहिए कि रिस्पांस देना चाह रहे हैं कि हाँ, आपने अपना जो काम विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, हम भी अपने आइन को इस्तेमाल करते हुए ये करेंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ उसको अपोज कर रही हैं और उस पर नाराज़ भी हैं, नाला भी हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ ऊपर ऊपर हो रहा है। अपोजिशन भी और रियासत भी दोनों कर रही है। अवाम से कोई नहीं पूछ रहा कि वहाँ अवाम क्या चाहती है। जो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम है, कभी उनके साथ आप रेफरेंडम करा के देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा वो क्या चाहते हैं। वो कुछ और ही चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से बलूचिस्तान में आज तक नहीं हुआ, जिस तरह से सिंध में नहीं हुआ, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी सोच है जो कि सेपरेटिस्ट सोच है, जो अलहदगी पसंद की सोच है, और जो कहते हैं कि हम तो हैं ही नहीं पार्ट ऑफ, लीगली भी नहीं है, हिस्टोरिकली भी नहीं है, और हमें ज़बरदस्ती जोड़ के रखा गया है। तो वो चीज़ इसको जैसे कहना चाहिए कि काम डाउन करने के लिए इमरान खान ये सुबह सुबह जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ही इज़ एडिंग मोर फ्यूल टू द फायर। वो उसमें आग ज़्यादा भड़केगी रादर दैन कि वो हीरो बन के उभरे हैं और वो पीटीआई वहाँ से जीत जाए या कोई और जीत जाए। तो ये इस पे बहुत ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ की जो असल लोग हैं, वहाँ के जो बासी हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वो क्या चाहते हैं। और वो आपको उसके लिए मतलब यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट कि हिस्टोरिकली गिलगित बल्तिस्तान अब तक कैसा चला है और आइंदा कैसे चलेगा, और उसके साथ अगर आपने छेड़छाड़ की तो फिर वो उसका उल्टा रिएक्शन भी आएगा आपको। और सर, अभी जो इमरान खान साहब बार बार, आपको पता है कि अपनी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। अभी फिर दोबारा फिरदौस अशीकवान आ गई हैं, और पहले वो फेडरल में थी, अब उन्हें सूबाई लगा दी है। और प्याजुल हसन चौहान फिर दूसरी तीसरी दफा फिर आउट हुए हैं। तो ये कैसे कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कुछ लग रहा है आपको कि कुछ बेहतर काम कर सकेंगे, या बस ये इसी तरीके से आगे पीछे करते रहते हैं अपने मिनिस्टर्स को? नहीं देखें, आप वज़ीर दाखिला से लेकर वज़ीर ख़ारजा से लेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से लेकर और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से लेकर कोई एक बंदा बता दें जो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, जो पीटीआई का हो, जो तब्दीली सरकार का हो। तो ये अगर मांगे तांगे से इधर उधर से भर्ती करके लोटों को लाकर इस तरह का सोचते हैं कि मरियम को जवाब देने के लिए फयाज काफ़ी नहीं था। फवाद चौधरी जो है वो एक दरमियाना जो है वो लहजे के साथ बात करते हैं, ना बहुत एक्सट्रीम जाते हैं ना बहुत खिलाफ जाते हैं। तो उनको चाहिए था कि कोई ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले लोगों को सामने लाया जाए जो उनको जवाब दें। इससे उनको पता नहीं क्या तसल्ली मिलती है, क्या खुशी मिलती है। इमरान खान ये एक इंतहाई घटिया सोच के इंसान है। मैं आपको बताऊं, उनको ये लोगों को क्रिकेट के दौर से मैं आपको बताऊं, वो मतलब जो ड्रेसिंग रूम में भी वो हिस्टोरिकली अगर आपके लोगों से जानेंगे तो बताते हैं कि वो बाकायदा गालियां देते थे लोगों को, और वो इस तरह की सोच रखते थे कि इनको खुशी मिलती है अंदर से, सेल्फ जिसे कहना चाहिए कि बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो वो जब तक कोई किसी को एक दूसरे को गालियां ना देना इनको मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने देखा कि फयाज चौहान भी काफ़ी हल्के पड़ रहे हैं, तो फिरदौस आशिक अवान को ले आओ। फिरदौस आशिक अवान को लाएंगे तो शायद ये मतलब कोई इनके अंदरूनी खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन एज ए रियासत आप ना तो मच्योर लग रहे हैं, ना रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं, ना डिसेंट लग रहे हैं, और ना जाने किस तरफ आपकी लेगेसी जाएगी और किस तरह से याद रखी जाएगी, किन अल्फाज में याद रखी जाएगी। सो अगेन वही रफ्तार बेढंगी सो पहले थी वो अब भी है। लेकिन सर, जबान तो इनकी प्याजुल हसन चौहान की भी अच्छी खासी खराब है, काफी मतलब फिरदौस अशीकवान की टक्कर की ही है तकरीबन। अभी रिसेंटली उन्होंने जो इंडियन टीवी एंकर और रिटायर्ड मेजर है मेजर गौरव वारिया को भी एक चैलेंज फेंका था, जिसके बाद वो भाग गए कि जी आप आइए और मेरे साथ डिबेट कीजिए। और जब वहां से कहा गया कि ठीक है आ जाए, तो उसके बाद उनका कहीं अता पता नहीं था कि वो कहाँ गए।
तो उनको इस जाना तरह चाहिए की था, उनको जाना नहीं चाहिए जाना था। चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए था, मैं खुद कह रही थी जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह की उन्होंने चैलेंज किया और उसके बाद वो गायब हो गए। तो ये एक नॉन सीरियस बिहेवियर तो हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं इनकी इनकी पार्टी के अंदर। लेकिन तब भी आप ये दोबारा फिरदौस आशिक अवान को, और पहले फेडरल में थी अब सूबाई में, ऐसा क्यों? देखिए, हो सकता है कि वो मेजर गौरव के लिए फिरदौस आशिक ज़्यादा भारी हों, तो वी डोंट नो। अब ये तो मेजर साहब बता सकेंगे या फिर ये कि फिरदौस आशिक बता सकेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे भी मतलब अक्सर ये होता है कि मेजर गौरव के साथ अगर मैं सोचता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, तो मुझे 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं अपने पहले रिसर्च कर लूँ कुछ काम, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिसका, क्योंकि उनके पास तो जवाब मौजूद होगा, फटाक से निकाल के वो दे देंगे जवाब। दैट गाय हैज डन हिज रिसर्च, वो अपना काम करता है, ही इज़ नॉलेजेबल पर्सन। मीडिया फ्रेटर्निटी में मेजर गौरव एक ऐसा नाम है कि आप उनको पाकिस्तान के किसी जो सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल टाइप के लोग होते हैं, उन तक के साथ बिठा दें तो वो उनको भी शिकस्त दे देंगे, क्योंकि ही इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। वो आपको एक पॉइंट देंगे, आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि फैयाज चौहान की औकात भी थी कि वो इस तरह की बात करता। और फिरदौस आशिक अवान तो दूर दूर तक उस जिसे कहते हैं कि नेड़े भी नहीं लगती वो तो उस मेजर गौरव के। तो दिस इज रिडिकुलस। ये आपस में ही अपने ही चैनलों पे बैठ के साबिर शाकिर, काशिफ अब्बासी, ये लोग बैठ के एयर वाई जो है वो इमरान खान को सारा दिन जिसे कहते हैं ना नौ रत्नों की तरह खुश करते रहेंगे, शाह का कसीदा पढ़ते रहेंगे। दैट्स इट, दैट दिस इज देयर लेवल ऑफ, जिसे कहना चाहिए कि जर्नलिज्म, दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। उसके अलावा अगर किसी पढ़े लिखी डिबेट में आप बिठाएं, आप यकीन करें फवाद चौधरी को से मेरी बातचीत है, वो अच्छे, हमारी सलाम दुआ है, लेकिन मैं उनको जब भी अपने शो में बुलाने के लिए कहता हूँ वो उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोज काइंड ऑफ ब्लंट क्वेश्चन दे आर, दीज गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड टू आंसर। ये बस वो पूछते हैं कि जो जैसे सेट स्टेज होते हैं शोज, वो उसमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर वो अपना मिन 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 करके निकल जाते हैं। बट इफ़ दे फेस इंटरनेशनल मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका को कर लें या और दीगर जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनको कर लें, दे कैन नॉट। वो बड़ी रिक्वेस्टें करके, मिन्नतें तरले करके कि यार ये मत पूछना, यार ये मत पूछना, चलो मैं दे देता हूँ इंटरव्यू। सो दीज गाइज हैव टू यू नो लाइक अप देयर गेम, उनको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मीडिया स्पोक्स पर्सन होना सिर्फ आप पाकिस्तान के लिए नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर के लिए भी होते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी होते हैं, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग। नॉट के लेवल ऑफ कोई काउंसलर नहीं है, कोई काउंसिल के इलेक्शन लड़के आप लोग नहीं हैं। नेशनल असेंबली है, आपके पास सेनेट है, आप एक रियासत है, बड़ी जिम्मेदार रियासत है, दुनिया की बड़ी रियासत है, इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट रियासत हैं। तो यू शुड बी ब्रिंगिंग अप द पीपल। जो आप पढ़े लिखे लोग हैं आतिफ मियाँ की तरह, उनको तो आप जो है वो फेथ और रिलीजन की बेस पे जो है वो आउट कर देते हैं और बाकी जो है वो भर्ती के लिए आते हैं। वही आतिफ मियाँ हैं जिनको इमरान खान बड़ी तारीफ़ें करते थे कि पाकिस्तान का एक ऐसा इंसान है जो दुनिया में 25वें नंबर पे है और वो ग्लोबल इंडिकेटर्स में ये और फाइनेंशियल उसमें ये। लेकिन जब उनको बताया जाता है सर ये तो अहमदी हैं और ये तो ख़त्म नबूवत को नहीं मानते, तो वो उनको निकाल बाहर कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट देयर गवर्नमेंट। अगर इस बेस पे गवर्नमेंट ऑपरेट करनी है तो आप मस्जिद मदरसे के मुल्लाओं को लाके बिठा दें, माशाल्लाह आपकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी चलती रहेगी। सर एक इन्होंने, अगर आप, क्योंकि मैंने आपको देखा आप काफी एक्टिव हैं ट्विटर पे भी, शरियार आफरीदी साहब ने जो है वो एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बताया कि जी कोई कश्मीर कमेटी बनाई है उन्होंने, और जी उसमें 25-30 लोग, मेरे ख्याल, मैंने काउंट नहीं किए, मेरे ख्याल है अंदाजन 25-30 लोगों की पिक्चर्स लगी हुई थी, जो कि कोई ड्रामा आर्टिस्ट था, कोई फिल्म आर्टिस्ट था, कोई सिंगर था, कोई क्या था, सबका ताल्लुक जो था वो शोबिज से था। और कोई एक सिंगल आदमी भी या औरत ऐसी नहीं थे जो कि कश्मीर से जिनका ताल्लुक हो, जिन्हें कश्मीर का कुछ कह सकेंगे, कश्मीरी कह सकें जिनको। तो वहां पे मेरी जैसे आदत है, मैंने वहां पे कर दिया एतराज। मैंने कहा इनका क्या काम है यहाँ पे और कश्मीर कमेटी में, और इसमें तो कोई कश्मीरी है ही नहीं। तो खैर वो आपको पता है पाकिस्तानियों को पीछे पड़ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की है इन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें सिरे से कोई कश्मीरी ही नहीं है और सबके सब जो है वो शोबिस के लोग सिर्फ उसके अंदर हैं? क्या करना चाह रहे हैं? नहीं देखें, इस कश्मीर कमेटी तो बहुत अरसे से है, हर दौर में रही, और उसमें कभी कश्मीरी नहीं होते थे। जो हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं ये भी काफ़ी अरसे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। ये कमेटी बेसिकली ऐसी है कि जिसमें लोगों को नवाजा जाता है।
कि इनको इसकी सदारत दे दी जाए, चेयरमैनशिप ही, क्योंकि इनका काम क्या होता है कि ये मुफ्त में दुनिया के दौरे करते हैं, होटलों में रहते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जनीवा जाते हैं, एंड दैट्स इट। मतलब सिर्फ फ़न के लिए कमेटी बनाई जाती है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के 70-72 सालों में इस कमेटी ने क्या कर लिया या क्या उखाड़ लिया, जिसे कहना चाहिए, कि जिसकी वजह से कि वो कश्मीर पे कोई असर पड़ा हो, या इस कश्मीर कमेटी ने आर्टिकल 370 के बाद क्या जो है वो तूफान बर्पा कर दिया दुनिया में। और दूसरी बात ये कि अब ये जो सहारे लेते हैं खिलाड़ियों के, शाहिद आफरीदी को पकड़ लिया, कभी शुएब अख्तर को पकड़ लिया, कभी वीना मलिक को ले आए। अब इनके पास, अब जब जब कहते हैं ना कि ये बात यहाँ तक आ गई है तो फिर रहने ही दो। अगर वो आपके पास सिपाही लड़ने को सिपाही नहीं है और अब भांड और मिरासी रह गए, तो फिर अब अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, और क्या कर सकते हैं। यानी उस ग्रुप के अंदर सब 99% तो उसमें जो है वो एक्टर्स और सिंगर्स और ये सब है। और एक एक चीज मैंने देखी उसमें, उन्होंने वसीम क्या नाम है इनका, वसीम अकरम जो है बॉलर हमारे, जो उनकी बीवी की तस्वीर भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि इनका क्या काम है इधर, ये मतलब यहाँ पे क्या कर रही है, कश्मीर का क्या डिस्कस करेंगे ये, या वो इनको क्या दुनिया पता वाले तो कश्मीर वैसे का। साथ देते नहीं ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो वैसे साथ दे नहीं रही है, तो उनका कि ऑस्ट्रेलवी खातून की हाँ। तस्वीर डाल के हम बता देंगे कि तो पूरी दुनिया हमारे साथ है। शायद ये इस नहज की सोच है इन लोगों की, कि वो जो वसीम अकरम की वाइफ हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, वो गोरी हैं, तो उससे डालने से शायद वजन पड़ जाए, उससे डालने से शायद इंडिया और डर जाए, मोदी साहब घबरा जाएं, इमरान का फ़ोन पिक कर लें कि भाई माफ़ कर दो यार, ये तो ऑस्ट्रेलिया को बीच में डाल दिया तुमने। ये इंतहाई घटिया सोच रखने वाले लोग हैं। कश्मीर कमेटी के नाम पे या किसी और कमेटी के नाम पे कल कोई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल होगी, उसका चेयरपर्सन जो है वो वीना मलिक को बना देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम की फतह हो जाएगी इससे? ऐसे तो नहीं होता ना। उसमें शान शाहिद हैं और वो जो फिल्म एक्टर है शान, वो है, और इसी तरह से सब ये एक्टर्स है, सब बल्कि वो। आईएसपीआर के हायर करदा लोग हैं, आईएसपीआर के हाँ। परवरदा लोग हैं। ये आईएसपीआर पे इन्हीं को ड्रामे बना के इन्हीं की फिल्में, इन्हीं के गाने बनाती है। तो आपको पता है कि इसके पीछे कौन है, कश्मीर कमेटी के पीछे कौन है। ये लोग, इन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना काम किया, फ्री में काम किया, गाने गाए, ड्रामे बनाए, अब जो है वो हम आपको इसी तरह से कश्मीर कमेटी में डाल देते हैं। आप देखें ना, जो सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है किसको दिया जाता है, जो 14 अगस्त को जो अवार्ड दिए जाते हैं वो किन को दिए जा रहे हैं आजकल। पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान वाकई इमरान खान ने बना दिया, और वो इंतहाई घटिया पाकिस्तान बना है। अब हम जिस पाकिस्तान को जानते थे वो पाकिस्तान नहीं है अब ये। अब वो पाकिस्तान कहीं खो गया है, और वो उसकी तलाश के लिए ज़रूरी है कि पहले इसके ऊपर मलबा मिट्टी डाल के इसको दबा दिया जाए, दफन कर दिया जाए, जो इमरान खान एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, और फिर से हम नए सिरे से शुरू करें जिद्दोजहद, और अपने पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला पाकिस्तान है, पीसफुल पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, हारमनी वाला है, जिसमें आप सब फेथ्स के साथ रह सकते हैं, वो लाना चाहिए। लेकिन वो अब नहीं रहा, वो दैट इज़ डन, वो पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। आप देखें पाकिस्तानी सब बाहर जा चुके हैं, पाकिस्तान में जो बचे हैं वो यही बचे हैं, ड्रामे, एक्टर, गाने, यही बचे हैं बस, और कोई नहीं बचा पाकिस्तान में। आप जो अच्छे अच्छे आतिफ मियाँ को अगर आप बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह आप वसीम अकरम और उसकी वाइफ को ले आएंगे, देन आप बताएं, इज़ देयर अ होप फॉर पाकिस्तान? बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं सर। चलते चलते मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे कि अभी पीडीएम के जो जलसे वगैरह चल रहे हैं और आगे नवंबर में उन्होंने कई जगहों का नाम लिया है, कितने दिन आपको लग रहा है इमरान खान साहब अपनी सीट पर हैं? मुश्किल सवाल है ये, और इसका मेरे पास कोई जवाब तो एज सच नहीं है, क्योंकि देखें मुझे अभी ये देखना बाकी है कि पीडीएम अपने यूनिटी को किस हद तक बरकरार रख सकती है, आ, और पीपल्स पार्टी इसमें अहम रोल अदा करेगी। अगर तो ये लोग एक जिसे कहते हैं यूनिटी को मेंटेन रख सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक, तो इसके नतीजे निकलेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जिस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, कल को कुछ भी हो सकता है। वो अभी तक जो रवैये देखने में आए हैं वो ये कि मुस्लिम लीग नून एक एग्रेसिव फ्रंट फुट पे खेल रहा है, बाकी सब बैक फुट पे खेल रहे हैं। कोई विकेट कीपिंग कर रहा है, कोई स्लिप में खड़ा हुआ है, लेकिन एग्रेसिव अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, क्योंकि उनका स्टैंड भी क्लियर सामने आ गया है। नवाज शरीफ ने भी और मरीम नवाज ने भी दे दिया है, और पीएमएलएन जो है वो उनके साथ ज्यादती भी हुई है, तो वो फाइट तो करेंगे। लेकिन अलोन उनकी फाइट से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि ये पीडीएम इकट्ठे होके यूनिटी के साथ जो है वो आगे नहीं बढ़ती। ये भी मुझे मालूम है कि मौलाना फजल रहमान भी पीछे नहीं हटेंगे।
लेकिन बाकी लोगों की गारंटी नहीं है मेरे पास। तो मुझे ये देखना बाकी है और दुनिया को भी देखना बाकी है कि ये लोग किस रुख पे जाते हैं। और ये भी सुना है कि जहांगीर तरीन वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो नवंबर में आ जाएंगे, डेट पावल उन्होंने नहीं बताई, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो इसका मतलब है कि खान साहब के साथ सुलह हो गई है उनकी, इसलिए कि बीच में काफी टेंशन चल रही थी दोनों के बीच, जो वो चले भी गए थे। जी जी, वो कैंपेन अभी ज़ाहिर है पैसा वैसा ख़त्म हो गया होगा, तो उसको उनको तो दोबारा आना ही आना होगा। जहांगीर तरीन इज़ द ATM कार्ड फॉर PTI। वो उसके बगैर कैसे काम चलेगा। अब आप देखें कि इमरान खान ने जिन जिन को निकाला फिर उनको वापस भी लाए वो, और इल्ज़ाम लगाए, निकाल दिया, फिर वापस भी लाए। तो जिस बंदे का कोई दीन ईमान नहीं होगा तो वो कुछ उससे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि वो इनको भी ले आएगा, इनको भी ले आएगा। वो कहते थे कि मैं कभी अपनी चीज़ें वापस नहीं लेता और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। ही टेक्स एवरीथिंग बैक। इसी तरह जहांगीर तरीन भी आ जाएंगे, इसी तरह PTI का जो है वो ये रफ्तार बेढंगी चलती रहेगी। कब तक चलेगी या ये मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बेसिकली तो ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, बेसिकली तो ये बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही है। लेकिन सर ये एक को नहीं ला सके, अकबर इस बाबर, उनको ये नहीं ला सके जिन्होंने इनके ऊपर बेशुमार केसेस किए हुए, जिसमें फॉरेन फंडिंग केस भी है, और वो बड़ा शुरू से जो है वो निकल गए थे इनके, मेरे ख्याल इलेक्शन से पहले के ही वो नाराज हो गए थे। और लेकिन उनके शुरू पीडीएम के इनको आए, ले, वो बिल्कुल पीटीआई के शुरू के मेंबर्स में से। असल में पीडीएम इनको इनकी हुकूमत गिराने में कामयाब हो ना हो, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो आखिरी ताबूत में कील होगा। मेरी बात याद रखिएगा कि फॉरेन फंडिंग इनके पास एक ऐसा स्कैंडल है कि जिससे ये बच नहीं सकेंगे, बच नहीं पाएंगे। सिर्फ ये कि वो दबा दबा के रखा हुआ है। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि अभी आपके इल्म में होगा कि रोजवेल्ट होटल की बात तो हो ही रही थी, लेकिन अभी इन्होंने सवात में एक 80 रूम्स का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होटल के लिए एक ब्रिटिश नेशनल की फंडिंग को जुल्फी बुखारी लेकर आए हैं पाकिस्तान में। उसकी पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, और मैं आपके हर प्रोग्राम में कोई ना कोई छोटी छोटी एक ब्रेकिंग न्यूज़ छोड़ के चला जाता हूँ। बाकी काम आपका है, उसको रिसर्च कीजिएगा, इसको ज़रा रिसर्च कीजिएगा कि ये हुआ क्या है, कौन साहब है ये, और ये क्या हो रहा है, और जुल्फी बुखारी इसको लेकर आए हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग। हर कोई अपनी अपनी जो है वो इस बहती गंगा से हाथ धो रहा है। और पीछे जो है वो बैठे हुए हैं जनरल साहब, और वो कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, और हमें बहुत कुछ जो है वो समझने को मिला, और आई होप कि हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। बहुत जरूर, शुक्रिया। एनी टाइम, माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।